अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक माइटोसिस है, चैप्टर 4 सेल साइकिल का। माइटोसिस क्या चीज़ है? एक सेल डिवीजन की एक टाइप है। सेल डिवीजन दो तरह से हो सकती है, एक माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। तो बात करते हैं माइटोसिस की। तो इसमें क्या होगा कि एक पेरेंट सेल एक डिवाइड होगा और वो दो सेल डॉटर सेल्स के अंदर तकसीम हो जाएगा। एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जो पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, बिल्कुल उसी तरह डॉटर सेल्स के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहेंगे। अगर 40 जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास अगर ये एक सेल है 46 क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद हैं, और जो आगे नए सेल बनेंगे डिवीजन के बाद, तो उनमें भी क्या होगा 46 एंड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम। तो ये किन सेल्स में होती है? अगर बात करें तो माइटोसिस किन सेल्स में होती है? हमारे पास सोमैटिक सेल्स हैं। सोमैटिक सेल्स कौन सी होती हैं? हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स, जो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, गैमीट्स के अलावा जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, वो सारे के सारे सोमैटिक सेल्स में आती हैं। तो उन सब सेल्स के अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है। और ये किन जानदारों में होती है? प्रोकैरियोट्स में भी होती है या यूकैरियोट्स में? तो माइटोसिस का जो अमल है ये यूकैरियोट्स के अंदर होता है स्टूडेंट्स। अगर बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स कैसे फिर रिप्रोड्यूस करती हैं? तो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स जो हैं वो ये सेक्सुअल मेथड जो क्या कहलाता है? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक सिंपली एक सेल क्या होता है बैक्टीरिया का, डिवाइड हो जाता है, उसकी मेम्ब्रेन अंदर से पिंच करती है और वो 1 से 2 में तकसीम हो जाता है। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस इन्वेलप क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो इनमें जो माइटोसिस का एक मरहला है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस, तो वो इनके अंदर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप ही नहीं होती है। तो डायरेक्टली इनके अंदर क्या होता है कि डिवीजन होती है। तो फ़ायदे माइटोसिस को जानने से पहले हम थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में भी बात की थी वाल्टर फ्लेमिंग की। वाल्टर फ्लेमिंग कौन था? एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने 19वीं सदी के आखिर में 1880s के अंदर माइटोसिस है उसके अंदर जितने भी इवेंट्स हैं, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जितने भी इवेंट्स हैं, इन सब को डिस्क्राइब किया और एक्सप्लेन भी किया। और उसी के साथ साथ इसने जो माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है कि क्रोमोसोम किस तरह अपने आप को रिस्पॉन्स करते हैं ड्यूरिंग द माइटोसिस, वो भी सारा का सारा वाल्टर फ्लेमिंग ने बताया। तो अगर हम बात करें फेजेस की, तो फेजेस हमारे पास दो हैं। नंबर 1 पे कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज़ साइटोकाइनेसिस। तो चलें जानते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस क्या है? न्यूक्लियस की डिवीजन है। 4 मराहिल में मजीद होती है। नंबर 1 पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में जो क्रोमेटिन मटीरियल है ये कैसा होता है? पहले एक सेल के अंदर थ्रेड लाइक होता है। तो क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक मटीरियल है वो कंडेंस होगा और कैसा बन जाएगा? थिक हो जाएगा। क्रोमेटिन मटीरियल क्या होगा? कंडेंस होकर थिक हो जाएगा और वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको हम क्या बोल देंगे? एक क्रोमोसोम। वो कैसे होगा? जैसे कि हमें ये डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब अगर ये हमारे पास क्या चीज़ है? एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और इसका जहाँ पर ये दोनों क्रोमाटिड्स, इसके एक को हम क्या बोलते हैं? क्रोमाटिड। ओवरऑल ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम और इसके एक स्ट्रैंड को क्रोमाटिड बोलेंगे। तो जहाँ पर ये दोनों क्रोमाटिड्स अटैच्ड हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोमियर। तो इस सेंट्रोमियर पॉइंट पर एक स्पेशल प्रोटीन मौजूद है जिसका क्या नाम है? काइनेटोकोर। और यही वो प्रोटीन है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच्ड होती हैं स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे हैं प्रोफेज की। तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या हुआ? हमने जाना कि जो क्रोमेटिन मटीरियल है वो थिक होकर विजिबल होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस होगा सेल न्यूक्लियस के अंदर, वो भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अलावा जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप है, वो भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा सेल के अंदर क्या मौजूद होती हैं? सेंट्रोसोम मौजूद होते हैं जो डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो डुप्लीकेट होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स होने के बाद सेंट्रोसोम क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर्स भी बनवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम होते ही नहीं हैं। सेंट्रोसोम क्या है स्टूडेंट्स? सेंट्रोसोम अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, अ पेयर ऑफ
सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल के पेयर को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोसोम कहते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम है वो तो एब्सेंट होती हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनेंगे? तो स्पिंडल फाइबर जो प्लांट सेल के अंदर स्टूडेंट्स, जो प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होंगे उनकी एग्रीगेशन से उनमें वहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर वो किसकी शक्ल ले लेंगे? माइटोटिक स्पिंडल की शक्ल ले लेंगे और वही क्रोमोसोम्स को के साथ बाइंड होने के बाद उसको सेपरेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल सेल है जो इंटरफेस के दौरान मुकम्मल रेडी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसकी डायग्राम में तो हमें सेंट्रोसोम भी विजिबल हो रहा है कि इसमें क्या एक पेयर है सेंट्रोसोम का। उसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? एक न्यूक्लियोलस और उसके अलावा उसकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप और क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स जब यही सेल ये प्रोफेज के अंदर इंटर करेगा तो क्या होगा कि जो सेंट्रोसोम है ये डुप्लीकेट करते हैं और उसका हर एक पेयर, एक ये पेयर और ये एक पेयर, ये अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और साथ ही साथ जब जा रहे हैं तो सब स्पिंडल फाइबर भी बनवाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा इनकी जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी डिग्रेड हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी डिग्रेड हो जाएगा और जो क्रोमेटिन मटेरियल है जो थ्रेड लाइक होता है वो थिक होकर विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स को वो बाइंड करने के बाद वो क्या करेंगे, उनको अपनी तरफ पुल करते हैं और पुल करने के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में, इक्वेटर में अलाइन हो जाते हैं और एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटिक और प्रोटीन वाले सेंट्रोमियर वाले पॉइंट पर अटैच हो चुके हैं और हर जो स्पिंडल फाइबर वो अपोजिट पोल्स की तरफ से आ रहा है। तो जिसमें क्या होगा कि इक्वली पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है और जिसकी वजह से क्या होगा कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या हैं वो एक सेल के एक सेंटर में प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो अगर हम बात करें एनाफेज की तो एनाफेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, स्पिंडल फाइबर्स क्या करना स्टार्ट हो जाएंगे, पुल करेंगे, क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और जिसमें क्या होगा कि सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होंगे वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे और हर अपोजिट पोल की तरफ क्या होगा कि एक सेट क्रोमोसोम का आ जाएगा। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द पुलिंग फोर्स के नतीजे में क्या होता है कि क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट अगला मरला हमारे पास क्या है, टीलोफेज का है। टीलोफेज में क्या होता है कि जो अपोजिट पोल्स की तरफ सिस्टर क्रोमेटिड्स चले जाती हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो क्रोमोसोम है जो कंडेंस होता है, थिक होता है, वो भी क्या हो जाएगा, वापस अनफोल्ड होकर क्रोमेटिन की हालत में आ जाएगा। तो ये सारे मराहिल क्या हैं, टीलोफेज में होते हैं, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस की डिवीजन मुकम्मल हो जाती है और इसी के बाद साइटोकाइनेसिस का मरहला स्टार्ट हो जाता है।